सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर बनाने और सिर्फ इंतहाई ज़रूरी महकमों को मजबूत करने के लिए राइट साइजिंग और निजकारी का अमल शुरू कर दिया गया है। PIA की प्राइवेटाइजेशन भी इसी फैसले की एक कड़ी दिखाई दे रही है, जो बार बार डिले के बाद बिल आखिर आज हो ही गई है। PIA की प्राइवेटाइजेशन की बोली खुल गई। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने 10 अरब रुपए की इस हवाले से जो बिड लगाई थी, ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम सिंगल बिडर के तौर पर सामने आया है। निजकारी डिवीजन को 85 अरब रुपए से ज्यादा की रकम की बोली की तवक्को थी। विफाकी काबीना से निजकारी की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली जाएगी। PIA खरीदने के लिए सबसे पहले 8 कंपनीज हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो करवाया, जिसके बाद 6 ने क्वालिफाई किया। पहले 2 कंपनीज जो एयर ब्लू थी और साथ ही साथ ब्लू वर्ल्ड सिटी, ये PIA ने खरीदारी में अपनी दिलचस्पी का इन्होंने मुजाहरा किया, लेकिन बाद में सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी ने ही अपनी बोली के लिए कागजात जमा करवाए। ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिक साद नज़ीर इस हवाले से कह रहे हैं कि वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर PIA की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तानी बिजनेसमैन अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऑब्वियसली जब यहाँ सरमायाकार इंटरेस्ट शो करवाएंगे तभी एतमाद की फ़ज़ा कायम होगी और बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। अब सवाल ये कि क्या ये जो प्राइवेटाइजेशन का एक अमल है, सबसे पहले तो सवाल ये बनता है कि यहाँ पर जो मामला दिखाई दे रहे हैं, PIA में सिर्फ एक बिडर सामने क्यों आया है, इसकी रीज़न क्या है। चूँकि ये भी कहा जा रहा है कि 6 वाला मामला था, 40% जो है वो हुकूमत खुद इसको रिटेन करना चाह रही है। क्या सिर्फ यही मसला था या और भी मामला जिसको देखते हुए सिर्फ आखिरी हमने देखा जो एक बिडर या एक बायर वो उन्होंने इसको एक्वायर कर लिया। और साथ ही साथ बहुत सारे सवालात, क्या इससे मामला आगे बेहतर होंगे, PIA के खसारा मुनाफे में बदलेगा या नहीं। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं तारुफ करवा देती हूँ पैनलिस्ट का। एहतशामुल हक साहब इन हाउस पैनलिस्ट से हमारे साथ हैं। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, ख़ास तौर पे आज हमें ज्वाइन किया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान, और एक्सपर्ट ओपिनियन माहिर मीशत हैं चौधरी अकमल साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। ये जो आज हमने देखी है ऑक्शन, ये जो सारे मामला हुए हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? एक बिडर क्यों आया है? एक बिडर आने की बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले तो अंदरूनी वजूहात हैं कि अगर हम PIA के अंदरूनी हालात का जायज़ा लें तो आपको नज़र आएगा कि PIA के एसेट्स की क्या वैल्यूएशन है। इसको असेस करना इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि ज़ाहिर बड़ी एंटिटी है। उसके बाद जो है इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, तकरीबन 7100 एम्प्लॉयज़ का बोझ लेकर ये कंपनी चल रही है। तो उन एम्प्लॉयज़ से किस तरीके से जो परचेज करेगा वो निपटेगा, ये उसके लिए बहुत बड़ा सवाल है। तीसरे नंबर पे इसका जो कर्जा है तकरीबन 800 अरब रुपए का, इसके ऊपर टोटल जो है वो वाजिबात है, जो इसकी लाइबिलिटीज है। ऑन दी अदर हैंड्स अगर मैं इनकी बैलेंस शीट की बात करूं तो 160 अरब रुपए के जो है वो इसके टोटल एसेट्स हैं। तो ये बेसिकली एक नेगेटिव इक्विटी कंपनी है, जिसकी इक्विटी जो है वो इस वक्त माइनस में 850 बिलियन के तकरीबन जो है वो इसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो चुके हैं। 75 बिलियन रुपए का पिछले महीने का जो है वो, पिछले साल का इनका जो है वो लॉस था। इसके अलावा अगर मैं मजीद इसके ऊपर बात करूं तो फिर जो भी इसको परचेज करेगा आने वाले वक्त में, आपको पता है पाकिस्तान है तो उसको सरकारी इदारा खरीदना है तो उसको NAB के लिए भी तैयार रहना होगा, FIA के लिए भी तैयार रहना होगा, और पाकिस्तान में बिजनेस के अगर आप हालात देखें वो भी आपके सामने है। तो ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए कोई बहुत बड़ा आसान या कोई बहुत बड़ा इजी टारगेट नहीं था। यही वजह है कि और मानना सुनना चाहूंगी आपसे, इस सवाल का जवाब भी मैं चाहूंगी, आप इसको जरा शॉर्टली एड्रेस कर दें। ये 60-40%, इससे फायदा क्या होगा? हुकूमत जो रिटेन करी है ये दुरुस्त फैसला है? 40% इसका जो शेयर होगा बेसिकली नहीं, ये ज्यादा भी कर सकती थी, लेकिन 60-40 का मकसद ये होता है कि 50% से जब हम अबव हुकूमत दे देती है शेयर्स, तो इसका मतलब ये है कि टोटल मैनेजमेंट जो है वो इन्वेस्टर के पास आ जाती है 100% इक्विटी की। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इसको परचेज करेगा वो पे तो 60% करेगा, लेकिन जो है वो उसके ऊपर मैनेजमेंट राइट्स जो है वो उसके, आप समझें कि पूरी कंपनी के ऊपर ही हो जाते हैं। तो ये बेसिकली इससे ज़ाहिर कम 51% जो मिनिमम होता है वो 51% होता है। तो ये 60% नॉमिनल है, इससे ज्यादा मेरे ख्याल में इन्वेस्टर की तरफ से नहीं आनी थी। हुकूमत तो चाहे तो पूरी PIA ही भेज दे, हाँ, लेकिन आप देखें ना इस वक्त 60% की बोली में भी 10 अरब और
80 अरब रुपए का काफी आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। तो 60% शेयर बेचने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर इससे ज्यादा का होता तो मेरे ख्याल में और ज्यादा मसाइल होते। सही। तो इट इज समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल। ठीक है इत्तेशाम साहब, ये जो अनफॉर्चुनेट था कि सिर्फ एक बायर जो इवेंचुअली हमने देखा कि जिन्होंने एक्वायर किए वो ये सामने आए सिर्फ एक बिडर के तौर पे। दूसरी चीज़ ये कि IMF का दबाव था, बार बार बेशक डेट्स रखी गई लेकिन अब जाके मामला सॉर्ट हो गया है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए आमना, बुनियादी तौर पे तो मैं इस चीज़ का कायल हूँ। बहुत पहले हमारे किसी वज़ीर ने कहा था कि हम इतने तंग हैं PIA से कि 1 रुपये पे, टोकन मनी पे भी इसको बेच दिया जाए तो हम खुश होंगे। बुनियादी वजह ये थी कि इस पे जो अरबों रुपया आपको सालाना भरना पड़ता और वाकई 800 अरब से ज़्यादा इसकी लाइबिलिटीज़ हो गई हैं, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और फिर जिस तरीके से श्रिंक करते करते आप देख लें 33 जहाज़ों में से सिर्फ 16 ऑपरेशन जहाज़ रह गए थे। ये बड़ी अच्छी बात है। अब ये बात वहाँ पे आके रुकती है कि ट्रांसपेरेंट शफाफियत की जो बात थी, वाकई भाई 6 प्लेयर आए थे, क्या वजह के बाकी चले गए। एक तो थोड़ा शोर भी किया था, आपको याद है कि 1 महीना पहले जब प्लान किया गया था उन्होंने कहा जी मुझे अंदर ही नहीं घुसने दिया गया। तो ये इसको देखने वाली बात है। लेकिन कुछ इत्तलात ये आ रही हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो प्राइवेटाइजेशन एक्ट है उसके रूल में तब्दीली कर ली है, लिहाजा इसको कुछ लोगों का ख्याल था कि बाद में हम चैलेंज करेंगे, शायद वो चैलेंज नहीं हो पाएगी। असल बात है मेरे ख्याल में आमना, बहुत बड़ी बात ये होगी कि इसको चलाने के लिए जो प्री रिक्विजिट हुकूमत पाकिस्तान ने कहा था कि $500 मिलियन जो भी लेगा इन्वेस्ट करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बड़ी एक रकम है $500 मिलियन, कोई आएगा कि नहीं आएगा। वैसे तो आप देख लें कि हिंदुस्तान में जब तक 10-12 साल पहले एयर इंडिया हुई थी अपना प्राइवेटाइज, तो आपने देखा $100 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया था और 100 के करीब ही जहाज़ उन्होंने नए ख़रीदे थे। अब हमें नए जहाज़ चाहिए, आधे से ज़्यादा हमने लीज पे जहाज़ लिए हैं, वो भी काम नहीं कर रहे होते। देखिए हम ना, हमारे मुल्क में 3 बड़े अदारों में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, भर्तियाँ हुई हैं, उसमें स्टील मिल और ये PIA टॉप पे था। अब इससे जान छुड़ाना जिस अंदाज से इतनी मुश्किल हो गई थी, इतने बंदे थे कि आप देख लें आमतौर पे इस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने मेहनत की और आइडिया निकाले हैं कि जी एक एयरलाइन के ऊपर कि कितने जहाज़ हैं, उस पर कितने एम्प्लॉइज़ होनी चाहिए। तो ये कोई तकरीबन 100% से भी ज़्यादा जो है ना इसका बोझ था। तो अब सवाल ये है कि जी इसके बाद क्या होगा। 85 अरब रुपये आपने रखा हुआ था, 60% आपने कंट्रोलिंग शेयर दे दिए। चलें अब देखें इसके बाद क्या फ़ैसला होगा। बज़ाहिर तो ये लगता है कि जो आधे घंटे बाद मीटिंग होगी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और मेरा अपना ख्याल है कि ये इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट है पिछले 2-2.5 साल थे। 2-2.5 सालों में पहला ये अदारा बड़ा बिकने जा रहा है। इसके बाद एक सिग्नल आ जाएगा, एक मार्केट के पल्स जो है ना वो नज़र आएगी और शायद लोग आगे के चलें जी ठीक है, पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी के साथ प्राइवेटाइज चीज़ें हो रही हैं, तो एक अच्छा एक सिग्नल जाएगा। तो मेरा ख्याल है आज इसके बाद जो फैसला करती है हुकूमत, जो भी करे, मैं तो कहते हैं इसको दे के जान छुड़ानी चाहिए। नया बंदा है, पैसा लगाए, और जो शर्त दूसरी थी उनकी कि जी एम्प्लॉयज़ रखा जाएगा, वो एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालेंगे, बल्कि इन्होंने तो कह दिया ब्लू सिटी वालों ने कि हम जो इन्हीं बंदों को रखेंगे क्योंकि इनके पास एक्सपर्टीज़ है, हम कहाँ से बंदे लेके आएंगे। तो यही लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में जाके, जो गवर्नमेंट सेक्टर में लोग काम नहीं करते थे वहाँ उनको काम करना पड़ेगा। आपको पॉइंट आ गया। मैं अब्दुल्ला साहब की जानिब आगे चलती हूँ। अब्दुल्ला साहब, ये सफ़ेद हाथी फाइनली आज से कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि निजात मिल गई है, क्योंकि जब यूरोप ने और बरतानिया ने इनके जो अहम सफ़र थे वहाँ पर पाबंदी लगाई हुई थी, वो अभी तक बैन लिफ्ट नहीं हुआ। उन मामलात को देखते हुए ये अच्छा एक इकदाम था, लेकिन अब इसका फ्यूचर आगे क्या देख रहे हैं? बेहतरी की जानिब हम बढ़ेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बेहतरी की जानिब हम बढ़ेंगे, मुल्क को फ़ायदा होगा या किसी शख्सियत को फ़ायदा होगा? आपको ये भी पता है कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो सऊदी अरब गए थे। $500 मिलियन की अगर बात आ रही है तो $500 मिलियन ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास नहीं है, और जितने की बिडिंग की गई है, क्या ब्लू वर्ल्ड के अगर असासाजात निकाला जाए और जो उनकी बैंक स्टेटमेंट्स के साथ टैली की जाए, तो क्या उनके पास इतना पैसा टैक्सेबल मनी की शक्ल में मौजूद था? ये तो खैर वक्त बताएगा। और अगर टैक्सेबल मनी की शक्ल में मौजूद नहीं था तो जाहिर है इसमें इन्वेस्टमेंट कहीं और से आ रही है। इन्वेस्टमेंट के पीछे कहीं सऊदी अरब की कोई ताल्लुक तो नहीं है, और जाहिर है इसमें हम पाकिस्तान का एक ट्रेंड देखते रहे हैं ना, कि जब भी ऐसा कोई वाक़या हुआ तो कहीं ना कहीं हुकूमती हाथ या पुश्तपनाही या किसी बड़े की पुश्तपनाही जो है वो ज़रूर शामिल हाथ रही है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वक्त जो है बहुत कुछ बता, इसलिए बिडर भी एक दूसरी बात है कहीं ना कहीं जी। हाँ, क्यों ऐसे इसमें मतलब कौन से वो शक वाली बात है? मुझे तो कोई शक नहीं है, मुझे तो पूरा यकीन है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो हमें ये मालूम है कि अभी PIA के जो रूट्स हैं, देखें, $1-1 बिलियन का एक रूट है।
आप मुझे ये बताइए कि वो जो एक एक रूट है, इसी तरीके से उसकी पीआईए की प्रॉपर्टीज हैं, दीगर चीजें हैं, उसके साथ जो लोग अटैच्ड हैं। देखिए, ये कहने की बात है, पीआईए बड़ा अच्छा परफॉर्म करता रहा, पीआईए पूरी दुनिया के अंदर उसका एक कमाल रहा। और स्टेट ओन्ड एयरलाइंस जो है, ये नहीं होता कि ठीक है आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना भी चाहिए, ज़रूर जाएं भी, लेकिन स्टेट ओन्ड जो चीज़ें होती हैं, आखिर क्या वजह है? ये स्टेट की कमज़ोरी थी या पीआईए की? पीआईए की कमजोरी तो नहीं थी ना। अगर आज वही जहाज जो है वो बेहतर परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे, तो फिर इसके अंदर मतलब यह है कि हुकूमती कोताहियां थी, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू थे, पॉलिटिकल इशूज थे। तो फिर वो पॉलिटिकल मैटर तो हर जगह घुसते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जिसको मैंने आपको बताया कि अभी हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना है, ख़ास तौर पे इसके पीछे जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, उस रूट्स का क्या बनेगा, वो जो पीआईए की प्रॉपर्टीज हैं उनका क्या बनेगा, ये जहाज लीज के ऊपर है या ये जहाज जो है ओनरशिप है, इनकी वर्कशॉप है, इनकी वर्कशॉप के इक्विपमेंट जो है वो इतने महंगे हैं। ये आमना बीबी कोई खाला जी का घर नहीं है जो पीआईए को उठा के, और मैं नहीं समझ रहा कि ये बिड जो है वो इतनी आसानी से हजम हो जाएगी। और इस बिड के अंदर पहली बात है, एक बिडर का सिर्फ रहना, ये बजाते खुद मेरे ख्याल में एक बिडर का अगर सिर्फ यहाँ रहना है तो ये बजाते खुद बहुत सारे जो सवालात हैं उनको जन्म दे रहे हैं। ठीक है शाह साहब, वही बात आ रही थी, डाउट्स उठ रहे हैं इस बात पर कि एक बिडर था, और दूसरी चीज़ ये कि आप 100% आप चाहते तो ये हवाले कर देते, उसको फिर 40% अपने पास रिटेन करना। बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, जो आपकी इकोनॉमिक पोजीशन की फ्लूइडिटी है, वो मेरे ख्याल में आज हम उस पोजीशन पे खड़े हैं कि हमारे इदारे को ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। ज़ाहिरी बात है कि अगर आपके यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि वाकई जो अब्दुल्ला भाई कह रहे थे कि पैसा है इतना, क्या जो प्रॉपर्टी टाइकून्स है वो पाकिस्तान के अंदर, जिससे पहले भी हमने देखा कि बाद में उनके लिंक्स निकलते रहे पॉलिटिशियंस के साथ साथ जो है वो पावरफुल हलकों के साथ। तो अब यही सोचने वाली बात है कि क्या आया इनको सिर्फ फ्रंट मैन के तौर पे सामने ला के पीछे फिर कोई मिलजुल के हुकूमती जो हमारे यहाँ अशराफिया सेनेट और पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, क्या वही बिडिंग कर रहे हैं? देखिए, बदकिस्मती ये है कि मुल्क के लिए कर्जे ला के और मुल्क की चीज़ें बेच के अगर आप मुल्क चलाएंगे, और IMF के कर्जे लेके वो भी कितने बड़े बड़े मार्कअप्स के ऊपर, उस तरीके से अगर आप अपने मुल्क का इकनॉमिक निज़ाम चलाएंगे, तो एक सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले भी ऐसा हुआ। आपने देखा कि जब PIA के तैयारे ऑक्शन हुए तो खाकान अब्बासी साहब ने एयर ब्लू जो है ना वो लॉन्च की, तो एयर ब्लू फ़ायदे में रही है। अब अगर हम फिर दोबारा नाम लेना शुरू करें तो आप देखें कि बहुत सारे आपके जो आप तो बाहर के रूट्स की बात कर रहे हैं, आपके वही जहाज़ जो कि लोकल पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद से डिसकनेक्ट हुए और वहाँ पे उन्होंने सर्विसेज बंद की, प्राइवेट एक एयरलाइन को स्पेस दी गई और वो आके तो पैसे कमा रही है। लेकिन मैं ये नहीं समझता वाकई कि ये बिड शायद होगी, क्योंकि 10 बिलियन और 85 बिलियन का बहुत बड़ा फ़र्क है। उसको जस्टिफाई करना, फिर वो एक बिडर वाली बात कौन उसको एक्सेप्ट करेगा? अगेन, क्या ये बिडर इतना रिस्क ले सकता है कि वो इस इतने बड़े एक जाइंट के अंदर जो है वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करे? और जैसे कि उन्होंने कहा कि जनाब हम 70% जो है एम्प्लॉइज़ को रखेंगे 18 महीने तक, और उसके बाद फैसला करेंगे कि किस किस को हमने ले ऑफ करना है। ये शायद जो है वो एक स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, इंटेंशन का अंदाज़ा होना चाहिए कि आया इसको प्राइवेटाइज करने के बाद आखिर में हासिल क्या होगा। क्या वाकई जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो इसको सक्सेसफुली चला सकेंगे? ये एक मुश्किल सवाल है। मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी से ये बिड अब भी होगी, क्योंकि अब आपके स्टील मिल को जब कोई नहीं ले रहा, रेलवे को कोई नहीं ले रहा, बाकी इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आ रहा, तो आप जब तक कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर रहे, मेरे ख्याल से मुश्किल सूरत हाल होगी। और ओने पोने दावों अगर आप बेचना ही चाह रहे हैं तो बाद में ये होगा कि मेरे ख्याल में फिर इसके ऊपर सवाल भी उठेंगे और इसके ऊपर फिर इनको इंक्वायरियां और दूसरी जो है ना वो मसाइल फेस करने पड़ेंगे। तो मेरी जाती राय ये है कि शायद एक दफा फिर ये फेलियर की तरफ हम जाएंगे और मुश्किल है कि ये बिड कंप्लीट हो। चलिए, आपकी इस हवाले से राय आ चुकी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम स्टोरी बात करेंगे। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने रवां साल 27 अगस्त को ऑस्टेरिटी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए राइट साइजिंग का फैसला किया था, और अब इसी पॉलिसी के तहत फेडरल मिनिस्ट्रीज, डिविजन्स और उनके महकमों में ग्रेड 1 till 22
इसकी मजमूई तौर पर 6,770 पोस्ट ख़त्म कर दी हैं। अब अपने तज्जियाकारों से जानते हैं कि राइट साइजिंग करने से होगा क्या, इससे क्या किस हद तक बेहतरी आ सकती है, और क्या ये ऑस्टेरिटी जो मुहिम हम देख रहे हैं इसमें भी हमें मेरिट पर मामला दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे। चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। जी देखें, ये राइट साइजिंग जो है ना बहुत अच्छा और खुशाइंद अमल है, और मेरे ख्याल में जिस तरीके से सरकारी महकमों में जो ह्यूमन रिसोर्स की बहुतात हुई है और जिस तरीके से सिफारिश के ऊपर भर्तियां की हुई हैं, और उससे एफिशिएंसी इदारों की जो है वो नीचे जा रही है और खसारे जो है वो इदारों के वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो है वो राइट साइजिंग का डिसीजन ऑल दो कि IMF के इमा के ऊपर लिया गया है, लेकिन ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से खजाने के ऊपर जो अननेसेसरी बोझ पड़ रहा है वो जो है वो ख़त्म होगा। और यही वजह है कि अगर आप फिजिकल पॉलिसीज़ हुकूमत की देखें, और ये जो जुलाई से सितंबर तक के जो फिजिकल रिजल्ट्स आए हैं उसमें तकरीबन 2.4% का जो सरप्लस प्राइमरी बैलेंस जो मेंटेन करना था IMF ने हालांकि 2% का कहा था, तो इट इज़ अराउंड 2.4% ऑफ GDP। तो गवर्नमेंट जो इस वजह से फिजिकल साइड के ऊपर इवन बेटर और अच्छे तरीके से ऊपर परफॉर्म कर रही है। तो उसमें ये ज़ाहिर है ये राइट साइजिंग हो गई, या PIA की जो हम कर रहे थे बात के वो उसको जो है वो प्राइवेटाइज किए जा रहा है। तो ये सारे इस किस्म के इकदाम है जिससे हुकूमत के ऊपर जो है वो बोझ कम होगा, इदारों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जो है वो मेरिट को जो है फ़रोग मिलेगा, और जो लोग काम करने वाले होंगे वो सर्वाइव कर सकेंगे, जो काम करने वाले नहीं होंगे वो उससे डेफिनेटली फिर उनसे उनको फ़ायदा नहीं हो सक रहा होगा। तो हुकूमत का मजमूई तौर के ऊपर ये एक अच्छा इकदाम है, और इसको जो है वो आगे मजीद बढ़ना चाहिए, बल्कि इससे भी ज्यादा जो है वो इसको देखना चाहिए कि मजीद राइट साइजिंग के ऑप्शंस। अब्दुल्ला साहब, किस हद तक डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है ऐसे हम अगर टाइनी स्टेप्स लेते जाएं, हुकूमती खजाने पर जो बोझ है वो किस हद तक हम कम कर सकते हैं? आप मुझे ये बताएं कि करप्शन का क्या इलाज है। आप ये सारा कुछ कर लेंगे, उसके बाद फिर करप्शन को रोक पाएंगे? आप अभी PIA की निजकारी की बात कर रहे थे, और मैंने आपको कहा था कि मुश्किल हो जाएगा। अभी आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी कि मुमकिन है कि वो बिड जो है मुस्तरद कर दी जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या एयर चाइना नहीं है? क्या चाइना के अंदर हुकूमती इदारे नहीं मौजूद? तो चाइना से ज़्यादा अगर किसी का बेहतर मॉडल है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे इल्म में इजाफा हो सके। अभी मसला यहाँ निजकारियों का ज़रूर है। अगर गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो बुरा है, गवर्नमेंट के पास करप्शन के बाजार गर्म है, अगर लोगों की बदनीयती शामिल है, तो क्या ये पाकिस्तान आमना बीबी ये तरक्की नहीं कर रहा था? हमारे मौजूद पैनलिस्ट बैठे हुए सारे, मैं तो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान तब खला में था जब यूरोप सो रहा था। पाकिस्तान तब एशियन इकोनॉमिक टाइगर था जब दुनिया को पता नहीं था। पाकिस्तान की जो सूरत हाल थी वो भी हम उससे वाकिफ हैं जी। इक्तसादी मंसूबा जो था वो चीन और कोरिया लेके चले थे। आज आप देखें कि हमने लिख दिया और उन्होंने अमल कर लिया, फर्क सिर्फ इतना सा है। इसका मतलब है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे हैं, स्टेट ओन्ड। अच्छा, ये सब कुछ बेच देंगे, अच्छा जब बेच देंगे उसके बाद क्या करेंगे मुझे वो बता दें, फिर खसारे पूरे हो जाएंगे। आज मैं एक अहम जगह पे था मौजूद, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां हमारी इसके ऊपर बात हो रही थी। लेकिन देखिए मसला यहाँ ये है कि जो भी इकोनॉमिस्ट आ रहे हैं, जो भी बात हो रही है, उससे हम जो नतीजा अखज़ कर पा रहे हैं वो यही था। मेरी चंद दिन पहले डॉक्टर हफीज शेख से बात हुई, तो उनसे बात की, मैंने कहा क्या हम कर्जे उतार सकेंगे पाकिस्तान के? तो जवाब है नफी में, नहीं उतार पाएंगे। तो फिर ये सारा जो ड्रामाबाजी है, चलो आज का दिन हम तो वही काम करें ना, आज का दिन रोटी खा लें, कल को खैर है, क्या हो जाएगा? ये कौन सा तरीका कार है? यहाँ तो IMF कह रहे हैं, हम IMF के पास दोबारा नहीं जाएंगे, सऊदी अरब में भी जाके वज़ीर आज़म साहब ये बात कर रहे हैं। चले मैं शाह साहब की जानिब बढ़ती हूँ। शाह साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस इक़दाम को? ये सिर्फ दिखावे तक है मामला, या वाकई इससे काफ़ी हद तक मामला बेहतर होंगे? देखिए, इनिशिएटिव आप कहेंगे अच्छा है, लेकिन ये बोझे में मजबूरी लिया गया है कि IMF की डिमांड्स थी, या वाकई हम जो है एक कॉस्मेटिक मैयर पे गए? देखिए, शॉर्ट टर्म मैयर्स के ऊपर अगर आप जाएंगे तो मेरे ख्याल से इस किस्म के मामलात मज़ीद ख़तरनाक होंगे। आज आपने 7,000 एम्प्लॉयज़ निकाल दिए, और हमेशा हमने देखा कि जब भी नई गवर्नमेंट आती है वो पुराने जो है वो इंडक्शंस को हटाकर दोबारा एक नया डिपार्टमेंट बना के उसके अंदर दोबारा इंडक्शंस करती है। तो क्या ये वही उसी प्रोसेस का हिस्सा है? ये एक सवाल है। दूसरा, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपके
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर तादाद अपनी जगह पे एक इशू है, जो कि पॉलिटिकल भर्तियाँ जैसे PIA के अंदर है, आपके SNGPL के अंदर है, आपकी स्टील मिल के अंदर है, हर उस इदारे के अंदर है जहाँ पे बड़े लुक्रेटिव किस्म की सैलरीज हैं। और GDCL में देख रहे हैं कितना इन्फ्लुएंस है आपका और कितनी कितनी तनख्वाहें लोग ले रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट इशू तो ये हुआ। दूसरा आपका इशू इस डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के साथ साथ मेरे ख्याल में मिलियंस ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं, तो किस किस को डाउन साइज करेंगे। दूसरा इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पुअर गवर्नेंस है आपकी, आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, आपके अखराजात हैं, इन लोगों इन अफसरान के ऊपर जिन जिन गाड़ियों में वो फिर रहे हैं, क्या आप उनके ऊपर भी कट लगाएंगे। अब आपके यहाँ कानून के मुताबिक 1400 सीसी से बड़ी गाड़ी होनी नहीं चाहिए। आपके सारे दिन ड्राइवर्स और आपके गार्ड जो है ना वो रिवो और 4x4 जीप्स के अंदर फिर रहे हैं, तो उनका फ्यूल कहाँ से पूरा होता है, उनकी मेंटेनेंस कौन बर्दाश्त करता है। तो आपने एक काम ये करना होगा कि आपके जो सरकारी इस वक्त जो एम्प्लॉइज़ है ना, मेरे ख्याल में आपने तो सबसे पहले POL के ऊपर एक कट लगाना है। उसके बाद आपकी जितनी गाड़ियां हैं, जितने आप एक सिंगल ट्रांसपोर्ट सर्विस के ऊपर क्यों नहीं जा रहे कि आपने अलग अलग हर एक अफसर को जो है वो एक एक गाड़ी दी हुई है। मेरे ख्याल में अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं तो आराम से वो एक गाड़ी के अंदर उनको लाया ले जाया जा सकता है। आपके ऑस्टेरिटी मेजर में ये भी होना चाहिए। दूसरा देखिए जो शाखर्ची हैं 5 स्टार और 3 स्टार होटल्स के अंदर आप इनको स्टे दे रहे हैं, क्या आपके साथ वाले इंडिया के अंदर जो आर्मी चीफ से लेके आपका एक बहुत बड़ा जो सरकारी अफसर है 22 ग्रेड का, वो उनकी लोकल टाटा कंपनी की जो है ना वो छोटी सी फॉक्सी वैन यूज करता है, तो आप वाले क्यों नहीं कर सकते? क्या जरूरत है आपको जो है ना वो अरबों रुपए की आप एक को गाड़ी लाके बिल्कुल दे हमें वो मामलात भी देखने चाहिए कि हम आप KP में देखें, आप बलूचिस्तान के अंदर देखें, जिनके पास प्रोटोकॉल के नाम में जहां पर हम इतना खर्च कर रहे हैं वहां पे हमें इन चीजों को भी देखना पड़ेगा। राइट साइजिंग के साथ साथ आपने चले हम एहतशाम साहब की जाने बढ़ते हैं। एहतशाम साहब आप किस तरह से देख रहे हैं ये राइट साइजिंग वाला जो इस वक्त डिसीजन लिया गया है कैबिनेट की जानिब से? देखें जो शुरू आपने बात की थी हम ना वो जो प्राइमरी सरप्लस बजट की जो बात थी, देखें ये बहुत बड़ा डिसेप्शन है। आपको बताऊं ये जरगन टर्मिनोलॉजी है। ये पहली समाई में जो 321 बिलियन डॉलर का जो शॉर्टफॉल आ रहा है वो कहाँ जाएगा? एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म नहीं करनी थी। IMF के साथ कहा जा रहा है कि जी अब रिव्यू किए जाएंगे जो टारगेट सेट किए गए थे। मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल मरहला है। हम ना 21% के हिसाब से हमारे सालाना अखराजात बढ़ रहे हैं और हमारा बजट का खसारा 7.5% से ऊपर चला गया। देखें ना बजट का खसारा जिसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल इकनॉमिक इल्स, वो ठीक ही नहीं हो रहा। हुकूमत नाकाम होगी अपने अखराजात कम करने में, बढ़ते चले जा रहे हैं। राइट साइजिंग आप बंगाली साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी मुझे कमेटी में रखा है, इन्होंने 3 कमेटियाँ बनाई गई और राइट साइजिंग के लिए कहा गया, मुझे पता ही नहीं है। और जो मैंने सजेस्ट किया था कि जी आप 17 से 22 ग्रेड तक के लोगों को जो है ना उनको कम करें, तो वो नीचे 4, 5, 6, 8 वाले जो ग्रुप के लोग थे उनको उन्होंने कम करके कहा जी इनको निकाल दिया जाए। असल तो बात है कि जो आपने इतने बड़े पैसों पे M1, 2, M1, 3 के तौर पे लोगों को पैसे दिए प्राइवेट सेक्टर से ला के 8 लाख, 10 लाख, 15, 20 लाख तक के दिए हैं। पाकिस्तान प्रिविलेज अलग हैं और ये स्टेट बैंक के गवर्नर के बारे में कहा जाता है 40 लाख उनकी तनख्वाहें। भाई ये तनख्वाहें नहीं कम हो रही तो आप खर्चे अखराजात आप कैसे कम करेंगे? एक और चीज़ भी खबर भी आपसे शेयर करूँ अभी जब हम इस मामले पे पहले डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन जनाब हम खबर ये आ रही है कि जो PIA का जो हम देख रहे थे प्राइवेटाइजेशन का अमल ये मौखर कर दिया गया है चूँकि बिडर ने अपनी बोली नहीं बढ़ाई। मैं चाहूँगी इस पर भी कॉमेंट करें फिर हम ब्रेक के जाने पड़े। देखिए हम ना एक लिहाज से तो मुझे ज़ाती तौर पे तो मुझे ये था कि चाहे इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट ले रहा है, कोई भी दिलचस्पी ले रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन का अमल रुका हुआ है। लोग वैसे ही दुनिया में वैसे प्राइवेटाइजेशन इतनी नहीं हो रही अब, और हमें तो ज़रूरत है कि स्टेट ओन कॉरपोरेशन जो हमें खा रही हैं। देखें ना ये आज भी 1100 अरब रुपये की सालाना एवरेजिंग हो रही है हमारी। ये स्टेट कॉरपोरेशन की वजह से हुकूमत के पास खाने के लिए ज़हर नहीं है और इनको 1100 रुपये सालाना खर्च हो रहा है। तो मैं तो कहता हूँ जान छुड़ाएं, दे दें, इंश्योर करें कि जो लेने वाला हो उससे शराइत तय करें कि इन्वेस्ट करेगा, इसको चलाएगा। देखें 70-75 वर्षों में तो आमना यही हो रहा है। मुझे बताएं दूसरी बिल आएगी फिर क्या हो जाएगा? डेट पे तारीख पे तारीख बात यह है कि सामने लेकिन मामला फिर आ रही है। ऑस्टेरिटी मेजर लेना, ब्लैक बेल्ट टाइटनिंग वो अपनी जगह पे है, लेकिन अदारे देखें ना ये 80 में से ये जो 80 में से 33 अदारे बनाने थे, आप इनको बनाएं। डुप्लीकेशन जहाँ पे है उसको ख़त्म करें। एक अदारे के 3-3 अदारे खड़े किए हुए वो काम करते। चले मैं जाते जाते ना अब्दुल्ला साहब कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, मैं उनके तासुरात से देख रही हूँ, जल्दी से ऐड ऑन कर लें ताकि हम फिर ब्रेक के जाने चलें। देखिए आमना बीबी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये नहीं होगा, कहानी कोई और है। आपको पता चलेगा ये जो दिखता है पाकिस्तान में वो बिकता नहीं है, और जो बिकता है वो दिखता नहीं है, और जो आप होने वाला होता है वो दिखाते नहीं है,
और जो नहीं होने वाला होता है वो दिखा देते हैं। ठीक है जी, आपने एक वो कहते हैं ना समंदर को कूजे में बंद कर दिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और अकमल साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगी, हमारे साथ मौजूद थे। बाकी पैनलिस्ट मौजूद रहेंगे अगली स्टोरी के लिए। वेलकम बैक। कैनेडियन सिख शहरी हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद से भारत और कनाडा में हम देख रहे हैं कि एस्केलेशन, टेंशन की बढ़ती चली जा रही है। भारत की कैनेडियन सॉइल पर कत्ल की साजिश के प्रूफ्स मिलने के बाद कनाडा ने इंडिया से अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो बिल्कुल मुनक़ता कर दिए, और अब कनाडा ही नहीं, अमेरिका में भी इसकी बाज़गश सुनाई दे रही है। मारूफ अमरीकी अखबार दी वॉशिंगटन पोस्ट ने ये खबर शाया की है कि भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह कैनेडियन सरजमीन पर सिख सेपरेटिस्ट को निशाना बनाने की साजिश में इस वक्त हमें इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद कनाडा के नायब वज़ीर ख़ारजा डेविड मॉरिसन ने इसकी तस्दीक करते हुए पार्लियामेंट को बताया कि उन्होंने ही अखबार को अमित शाह के नाम की तस्दीक की थी। अब ये जो एस्केलेशन बढ़ रही है, ये किस जानिब मज़ीद जाएगी, और दूसरी जानिब भारत जो है, अब वो हम भारतीय मीडिया पर भी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये इंगेज क्यों नहीं कर रहे हमारे साथ, डिप्लोमेटिक डायलॉग्स में आएँ और हमसे बात करें, बजाय कि ये वाशिंगटन पोस्ट पे जाके इस तरह के सबूत जो हैं उसके साथ बात करें। तो इस सवाल को भी एड्रेस करना ज़रूरी है। मैं पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ जमील अहमद खान साहब, एक्स एम्बेसडर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। पहले मैं उनसे उनका टेक लूँगी। सर, किस तरह से इस बढ़ते हुए तनाज़े को देख रहे हैं, भारत इसको संजीदगी से लेगा? जी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है, और ये अब कोल्ड वार नहीं रही, अब तो बिल्कुल ये सामने हॉट वार हो गई है, क्योंकि सामने पब्लिकली एक हुकूमत दूसरी हुकूमत के खिलाफ सबूत के साथ वो अपनी एविडेंस पेश कर रही है और बता रही है कि अमित सिंह भी इसमें उसने अप्रूवल दी थी। और कई जगह पर तो ये भी आ रहा है कि अमित सिंह क्योंकि 40 साल पुराने दरीना दोस्त भी हैं और कैबिनेट के सबसे अहम मेंबर हैं इंडिया के, लिहाजा इसमें नरेंद्र मोदी की अप्रूवल शामिल थी। तो इसका जो इस वक्त असर होने वाला है आगे जाके, अगर इस पे बाकी ममालिक इंटरेस्ट लें, जैसे कि यूके में भी अटैम्प्ट हुआ है, ये यूरोपियन यूनियन में भी पाकिस्तान मूवमेंट के लीडरों पर यह अटैम्प्ट किया गया है, लेकिन उस वक्त ये अंदाजा नहीं हो सका उन हुकूमतों को। अब कनाडा ने और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर इसको एक्सपोज कर दिया है बिल्कुल। तो ये मामला जो है इंडिया और वेस्ट और नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज के दरमियान काफ़ी बात सामने खुल के आ गई है, और अब इंडिया को शक की निगाह से ज़ाहिर देखा जाएगा कि डिप्लोमेट्स को भी कि वो ट्रांसनेशनल टेररिज्म में या ट्रांसनेशनल क्राइम में इन्वॉल्व हैं, और इसकी वजह से एतबार कम किया जाएगा उनके मामलात पर, उन पर नज़र रखी जाएगी। बाकी ममालिक नज़र रखेंगे उस पर, ख़ासतौर पर नॉर्थ अमेरिकन और अब यूरोपियन भी, क्योंकि वो लोग आपस में अलाइज हैं। इसी तरह आप देखें कि जो अमेरिका में भी इस वक्त कोर्ट में केस अटार्नी ने, जो न्यूयॉर्क का अटार्नी है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का, उसने भेजा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि किराए के कातिल यादव को इन्होंने हायर किया हुआ है जो कि इंडियन एम्प्लॉई है। तो इन चीज़ों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो ये बात, अगर इसमें मजीद तपिश जिस तरह के महसूस हो रहा है और जियो पोलिटिकल अगर चीज़ें ज़्यादा फेवर अगर न दी गई इंडिया को अमेरिका की तरफ से, जो महसूस होता है कि अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की अवामी राय भी इसमें काफ़ी साबित होती है कारगर। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आगे जा सिक्योरिटी काउंसिल में ये रेजोल्यूशन लेके जा सकता है, क्योंकि ये आर्टिकल 1 यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का जो जुज़ 4 है उसकी भी खिलाफ वर्जी है कि किसी मुल्क की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पर यह हमला है कि दूसरा मुल्क किराए के कातिल लाके या अपने डिप्लोमेट्स के जरिए उसके शहरी को, हरदीप सिंह निजार वो कैनेडियन शहरी था, चाहे उसका ओरिजिन जो भी था, तो उस लिहाज से उसको कनाडा की गवर्नमेंट पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी गवर्नमेंट ने, और वो भी किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर सबूत के साथ किसी दूसरे मुल्क यानी कि इस सिलसिले में इंडिया को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया है, जो कि बड़ी सीरियस बात होती है। और फ्लोर ऑफ द हाउस का मतलब ये है कि बिल्कुल ऑफिशियल, और ये हमेशा के लिए रिकॉर्ड पर बात आ गई है। तो उस सिलसिले में आपने देखा कि 6 जब डिप्लोमेट्स को निकाल दिया कनाडा से, नॉन पर्सनल नॉन ग्राटा कर दिया, तो इंडिया ने खैर उसको रेसिप्रोकेट किया, वो होता है इस मामले में, लेकिन कम से कम जो सबूत दिए कनाडा ने वो मामला जो कनाडा जिस तरह से इस मामले को संजीदगी से ले रहा है एहतशाम साहब,
अब जो भारत है वो ये जरूर आप इंगेज करें हमारे साथ, ना कि आप जाके इस मामले को बाहर लेके जाएं। इसका मतलब है वो इनको कह रहे हैं कि आए, आके बैठ के बात करें, यहाँ पर सबूत पेश करें। तो कनाडा डायरेक्टली भारत से बात करने से क्यों इस वक्त अवॉइड कर रहा है, ये भी एक क्वेश्चन अपनी जगह पर मौजूद है। देखिए हम ना अब जिस तरीके से अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट इसमें हुई है, पहले तो आपने देखा कि बड़ा कदम फूंक के रख रहे थे, डायरेक्टली नहीं चाहते थे कॉन्फ्लिक्ट बढ़े और ये कन्फ्रंटेशन डायरेक्टली उनकी हिंदुस्तान के साथ हो, अगरचे वो बिल्कुल साथ खड़े हैं अपने कनाडा के। लेकिन मैथ्यू मिलर ने जो कल एक सवाल के जवाब में कहा है ना, स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन, उन्होंने कहा कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं बड़े तशवीशनाक हैं अमित शाह के बारे में, और वो उसने कहा कि अननोटिस नहीं जाएंगे। अब देखें ना, ये तो सीधा हिंदुस्तान को अमेरिका भी इम्प्लीकेट कर रहा है सारे मामले। तो मेरा ख्याल है अब मोदी गवर्नमेंट के लिए बड़ी जो धौंस धांधली हमारे साथ करते रहे हैं, उनके साथ भी कर रहे हैं। बाय द वे मैं उनके एक देख रहा था रिपोर्ट उनकी, उसमें कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ कनाडा को ब्रैकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखें, पाकिस्तान को तो हमने दहशतगर्दों की लिस्टों में ला के खड़ा किया, तो उसको भी ले आएंगे। तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो 3 मुल्कों की रिपोर्ट थी ना हमना, ये MI6 की बरतानिया की और आपकी अपना अमेरिका की CIA की और कैनेडियन का अपना इंटेलिजेंस एजेंसी की, उन्होंने बड़ा भरपूर सबूत दे दिए हैं। उन्होंने बंदे भी बता दिए कहाँ का इन्होंने किस तरह मार किए थे, किस तरीके से अमित शाह ने तैयारी करके तो लोगों को मरवाना था। ये तो एक्सपोज हो गए। इन्होंने तो बड़े लोगों को मरवाने की कोशिश की थी, कनाडा में, अमेरिका में भी, कि उनको बड़ी तकलीफ थी कि ये जो हो रहा है आपका मकबूजा कश्मीर में, ये आग लगेगी पंजाब में भी, और जो 12 इंसर्जेंसी चल रही हैं, माओइस्ट लगे हुए हैं, तमिलनाडु वाले लगे हुए हैं, असम के लोग लगे हैं, तो इन अमेरिका हिंदुस्तान को तो मुसीबत बनी कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो मेरा ख्याल है आगे चल के ये सब लोग भी ये कह रहे हैं, लिखने वाले भी खास तौर पे वेस्ट के, कि ओनर्स इस वक्त हिंदुस्तान पे है, बजाय धौंस नादली करने के इसको डिफ्यूज़ करे और कहे कि जी हम इंक्वायरी करते हैं, ये इल्ज़ामात हैं, हम संजीदगी से देखते हैं, बजाय इसके कि उल्टा उनको धौंस नादली देना शुरू कर दिया कैनेडियन को भी। उन्होंने 6 बंदे आपने निकाले हैं, कॉन्स्पिरेसी की बुनियाद पे तो नहीं निकाले, उन्होंने सबूत दिए। आपने उनके 6 डिप्लोमेट निकाल दिए, किस बुनियाद पे निकाल दिए, कोई सबूत तो दें। मेरा ख्याल है हम ना अमेरिका इस तरीके से अब रिएक्ट कर रहा है ना, मेरा ख्याल है। चले मैं अब्दुल्ला साहब का टेक इस मामले पर लेती हूँ। जी अब्दुल्ला साहब। देखिए, हरदीप सिंह निज्जर जो है वो कैनेडियन नेशनल था, और वैंकूवर के अंदर, कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा सिखों की एक बड़ी तादाद है जो उनकी असेंबली तक और दीगर अहम ओहदों के ऊपर, पुलिस के अंदर, इंटेलिजेंस के अंदर वहाँ मौजूद हैं, उनकी फौज में मौजूद 7.5 लाख और से ज़्यादा। वो बड़े उनके रिस्पेक्ट करते हैं। अब दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि इससे पहले भारत जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म कर रहा है, और इस बात का जिक्र जो है खुद जो उनके डिफेंस मिनिस्टर साबिक रहे हैं, उसने इंडिया के जो एक बाकायदा बरतानिया का अखबार है उसके अंदर जब आया, ये मुझे द गार्डियन के अंदर स्टोरी आई, और उसके बाद जो है वो राजनाथ सिंह से जो है इंटरव्यू लिया गया। अगले दिन राजनाथ सिंह ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म कर रहे हैं, और पाकिस्तान में भी 12 आदमियों को टारगेट किलिंग कर चुके हैं। और साथ ही साथ उसने ये भी बोला कि अब आपको याद होगा कि कतर के अंदर 8 बंदों को फांसी की सजा हो गई, भारतीय, जिन्होंने स्पाइंग की इसराइल के लिए। फिर अमेरिका के अंदर वाकया हुआ, फिर इसी तरीके से जो है वो यहाँ वाकया हो गया कनाडा के अंदर। सिर्फ इसमें जो एक मिसिंग लिंक है वो मैं समझता हूँ बड़ा जरूरी है, जब सारे सबूत और शवाहिद मौजूद थे, और कनाडा का जो कानून है या पूरी दुनिया का जो डिप्लोमेटिक कानून है, अब्दुल्ला साहब कतर ने भी तो क्या किया ना, उनको छोड़ दिया, हिंदुस्तान के दबाव में छोड़ दिया वो बंदे जो थे। इजाजत देते मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, अगर इजाजत दे दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी उसके अंदर बात यह है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी तब हासिल होती है आपको जब आप जो है क्राइम जो है वो ना करें। अगर आपने क्राइम कर लिया, लॉ ऑफ द लैंड जो है वो आप पे अप्लाई हो गया, तो उसको जाने क्यों दिया, ये है वो असल बात। उसके बाद 6 सिफारतकार भारत ने निकाल दिए और 6 सिफारतकार। चलें जी, मैं माजरत चाहूंगी, वक्त की कमी है, शाह साहब का टेक हम इस मामले पर ले नहीं सके, उनसे माजरत करूंगी। बाकी पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।